क्लियर है, विजिबल है ना? नो मैम अभी नहीं, मैम अब आ गई। हाँ देखो, अब तक कल तक हमने क्या बताया था, नेचर, डिसीजन वगैरह सब हो गया था, अप्रोचेस हो चुकी थी। आज बात करते हैं इम्पोर्टेंस की, कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्यों इम्पोर्टेंट है। ठीक है, किन किन पार्ट्स के बेसिस पर, किन किन बिहेवियरल या फैक्टर्स के बेसिस पे फाइनेंशियल मैनेजमेंट की इम्पोर्टेंस है। एक और चीज, इम्पोर्टेंस की बात की जाए या सिग्निफिकेंस की बात की जाए, सेम ही होता है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, फाइनेंशियल प्लानिंग एंड कंट्रोल। जैसा कि सभी जानते हैं, जो जो भी कोई भी बिजनेस होता है, बिजनेस एक्टिविटी होती है, उसके लिए एज अ बेस सिर्फ और सिर्फ फाइनेंस को ही यूज किया जाता है। क्यों? क्योंकि कोई भी बिजनेस सेटअप नहीं हो सकता विदाउट एनी फाइनेंस। कोई भी बिजनेस एक्टिविटी प्रॉपरली रन, स्मूथली रन नहीं कर सकती जब तक कि फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं होगी, और विदाउट प्लानिंग हम उस पर कोई भी कंट्रोल नहीं कर सकते। ठीक है, तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस का एक फैक्टर फाइनेंशियल प्लानिंग एंड कंट्रोल है। नेक्स्ट क्या है, एसेंस ऑफ मैनेजरियल डिसीजन। एसेंस ऑफ मैनेजरियल डिसीजन माने जो भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट होता है वो मैनेजरियल डिसीजन को एक साउंड बेस प्रोवाइड करता है। मैनेजरियल लेवल पर जो भी डिसीजंस लिए जा रहे हैं, अगर उसको पीछे से बैकअप मिल जाए फाइनेंस का, जो भी हम डिसीजन ले रहे हैं वो हम फुलफिल तभी कर सकते हैं जबकि हमारे पास क्या हो, फंड्स होंगे। ठीक है, अगर हमारे पास फंड्स होंगे तभी हमारी शायद हमारा प्रोडक्शन प्रॉपर हो पाएगा, सेल्स हो पाएगी, हम रिसर्च, हमारा R&D मतलब रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट प्रॉपर वर्क कर पाएगा, हम एम्प्लॉयज को उनकी प्रोडक्टिविटी के अकॉर्डिंग ही पे कर पाएंगे। ठीक है, तो ये क्या है, मैनेजरियल डिसीजन के लिए एसेंस के तौर पर भी काम करता है। नेक्स्ट क्या है, इम्प्रूव प्रॉफिटेबिलिटी। अगर हम फंड्स का प्रॉपर मैनेजमेंट करके चल रहे हैं तो उससे जो भी हमारा बिजनेस वेंचर या बिजनेस फर्म है उसकी प्रॉफिटेबिलिटी और इम्प्रूव ही करेगी। क्यों? क्योंकि कोई भी बिजनेस वेंचर हो, बिजनेस फर्म हो, उसका होल सोल जो एक मोटिव होता है, प्रॉफिट मोटिव होता है, प्रॉफिट पर्पस से ही कोई भी फर्म उसका सेटअप हुआ होता है। ठीक है, अच्छा, और नेक्स्ट लिखा भी हुआ है, प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द कंसर्न प्योरली डिपेंड्स ऑन द इफेक्टिवनेस एंड प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स बाय द बिजनेस कंसर्न। Financial management helps to improve the profitability position of the concern with the help of strong financial control devices such as budgetary control, ratio analysis and cost volume profit analysis. Budgetary control जानते हो, बताया था। रेशियो एनालिसिस समझते ही हो, जो हमारे वेरियस रेशियोज होते हैं, लाइक एक्टिविटी रेशियो, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, लीवरेज रेशियो, इन सब रेशियो की एनालिसिस करना। ये एनालिसिस हमारी हेल्पफुल होती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। फाइनेंशियल स्टेटमेंट की अगर हमें एनालिसिस करनी हो तो हम रेशियो एनालिसिस के थ्रू ही करते हैं, जिससे कि हमें किसी भी बिजनेस फर्म की एग्जैक्ट पोजीशन, फाइनेंशियल पोजीशन पता चल पाती है। सीवीपी एनालिसिस या जिसे कहते हैं कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस, ये तुम लोग जानते ही होंगे, जिसमें तीन टेक्निक यूज की जाती है। कौन कौन सी बोलो, अभी मैनेजमेंट अकाउंटिंग में पढ़ रखा है। सबसे पहला हमारा कंट्रीब्यूशन, दूसरा प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो जिसे हम पीवी रेशियो कहते हैं, तीसरा हमारा क्या होता है, ब्रेक इवन पॉइंट, भूल गई। नेक्स्ट क्या दे रखा है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट इन अ साइंटिफिक एंड एनालिटिकल एनालिसिस। फाइनेंशियल मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस होती है साइंटिफिक और एनालिटिकल एनालिसिस में भी। कैसे? इन द प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग, financial analysis and financial analysis modern mathematical techniques are used. Mathematical techniques means जो हम formula based या empirical study करते हैं, जहाँ पे हम कोई कैलकुलेशन के थ्रू कोई आउटपुट जनरेट करते हैं, वो हमारी साइंटिफिक एनालिसिस कहलाती है। ठीक है, तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट पे मैक्सिमम फॉर्म पर हमेशा साइंटिफिक एनालिसिस ही की जाती है, यही उसकी इंपॉर्टेंस है। नेक्स्ट क्या है, कॉन्टिन्यूअस एडमिनिस्ट्रेशन फंक्शन। फाइनेंशियल मैनेजमेंट अपने आप में एक ऐसा टर्म है जिसका प्रॉपर और कॉन्टिन्यूअस एडमिनिस्ट्रेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज हम शायद अपनी कैपिटल पर या फाइनेंस पर प्लानिंग या कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, और हमारे जो सोर्सेज ऑफ फंड्स है वो सब भी हम क्लियर नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट क्या दे रखा है, सेंट्रलाइज्ड नेचर। जितनी भी बिजनेस एक्टिविटीज हो, फाइनेंशियल मैनेजमेंट इसलिए भी इंपॉर्टेंट होता है, क्यों? क्योंकि वो सेंट्रलाइज नेचर की का बिहेवियर रखता है। इसलिए क्योंकि जितनी भी बिजनेस एक्टिविटीज होती हैं वो सेंट्रल फॉर्म में या सेंट्रल
सेंट्रल वे में एडमिनिस्टर की जानी चाहिए और उन पर कंट्रोल होना चाहिए। ठीक है, जितने भी फाइनेंशियल डिसीजन है उनको भी बिजनेस के उनका भी सेंट्रल पॉइंट पर ही लिए जाना चाहिए और उन पर प्रॉपर उनकी प्लानिंग और कंट्रोल होना चाहिए। ऊपर हमने एक पॉइंट था एसेंस ऑफ मैनेजरियल डिसीजन, सेम उसी तरीके से नेक्स्ट पॉइंट है बेसिस ऑफ अ मैनेजरियल प्रोसेस। जो भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट है वो बेसिस है, जो भी होलसेल मैनेजमेंट प्रोसेस है उसकी बेसिस क्या है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट ही है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंस मेजर ऑफ परफॉर्मेंस। गुड आफ्टरनून, काफी जल्दी ऐड हो गए तुम, क्लास स्टार्ट हुए ऑलरेडी 6-7 मिनट हो चुके हैं। नेक्स्ट, सॉरी मैम, कोई बात नहीं। नेक्स्ट पॉइंट है, अभी सिर्फ इंपॉर्टेंस ही एक्सप्लेन की है, ये आज पीडीएफ हम तुम लोगों के क्लास ग्रुप में शेयर कर देंगे, इससे नोट्स भी बनाते रहना। ठीक है मैम रिजल्ट कब तक आएगा? हम यहाँ रिजल्ट का एक्सप्लेन करने नहीं बैठे हैं, हम यहाँ क्लास लेने बैठे हैं। फाइन। फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या करता है, वो परफॉर्मेंस भी बताता है किसकी, हमारे बिजनेस फर्म की, कि उसमें कितने, क्योंकि तुम लोग भी जानते हो जो भी बिजनेस है वो अनप्रिडिक्टेबल है, क्या क्या सर्कमस्टेंसेस आ सकते हैं या आ रहे हैं वो अनफोर्सीन है, जो किसी ने देखे नहीं है। जो भी हम बिजनेस में डिसीजन ले रहे हैं वो फ्यूचर में पास्ट में जो कुछ भी हो चुका है उसके बेसिस पर ले रहे हैं। तो बेसिकली जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट होता है वो डील करता है किससे, अनसर्टेनिटी फैक्टर और रिस्क से, जो कि विच आर डायरेक्टली हिट बाय प्रॉफिटेबिलिटी एंड रिस्क। एक चीज याद रखो, रिस्क के साथ हमेशा दो टर्म निकल के सामने आते हैं, एक रिस्क एवर्सर आता है, एक रिस्क लवर आता है। रिस्क एवर्सर वो पर्सन होते हैं जो कि रिस्क को लेना नहीं पसंद करते हैं, रिस्क लवर वो पर्सन होते हैं जो कि किसी भी इन्वेस्टमेंट में वो इन्वेस्ट करना प्रेफर करते हैं, वो रिस्क को मतलब बियर करना, उन्हें रिस्क ऐसे कह सकते हैं वो रिस्क लवर इसलिए होते हैं क्योंकि उन्हें रिस्क से डर नहीं लगता है। जनरली हमारे पास जो क्राइटेरिया होता है इन्वेस्टर्स का वो इन्हीं दो फैक्टर पर बेस किया होता है। एक तो रिस्क एवर्सर, वो पर्सन जनरली, जैसे कि अगर हम 50 प्लस या 60 प्लस एज ग्रुप के लोगों की बात करें तो वो जनरली रिस्क एवर्सर में आते हैं। क्यों? क्योंकि वो जिस एज में होते हैं वहां पे पर्सन के पास जो सोर्स ऑफ अर्निंग होता है वो धीरे धीरे कम हो रहा होता है। अगर कोई पर्सन 60 प्लस है दैट मीन्स वो ऑलरेडी रिटायर्ड है, ठीक है, तो उसके पास एक डेफिनिट इनकम होती है जो पेंशन के फॉर्म में मिल रही होती है। हालांकि अब तो मैक्सिमम डिपार्टमेंट से पेंशन को हटा दिया गया है, तो हम एक बेसिक सी बात कर रहे हैं। तो उस समय पर्सन के पास कोई भी सोर्स ऑफ अर्निंग नहीं होती है, तो वो किसी भी ऐसे इन्वेस्टमेंट एवेन्यू में इन्वेस्ट करना नहीं प्रेफर करता है जहां पे उसे लॉस का कंडीशन को फेस करना पड़े। बट अगर हम बात करें कोई पर्सन 25 प्लस या 30 प्लस है या 40 प्लस है, तो वो इस एज ग्रुप में है या वो उस कंडीशन में होता है कि जिसके पास अभी सोर्स ऑफ फंडिंग्स मेंटेन है अभी उसके, तो वो रिस्क को बियर कर सकता है। तो ऐसे पर्संस को हम जनरली रिस्क लवर की कैटेगरी में डालते हैं। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट है हमारा गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बेसिकली गोल्स या ऑब्जेक्टिव्स, गोल्स एंड कहो या गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स को एक ही चीज होती है, क्या है, दो ही है, एक है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, दूसरा होता है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। प्रॉफिट और वेल्थ मैक्सिमाइजेशन में एक ही बहुत मेजर सा डिफरेंस होता है, वो ये होता है कि प्रॉफिट जो मैक्सिमाइजेशन होता है वो सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करता है मतलब हर ऑर्गेनाइजेशन का ऐसे कह सकते हैं कि ये बेसिकली एम होता है हर इकोनॉमिक एक्टिविटी का प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। बट वेल्थ मैक्सिमाइजेशन इसका मेन एम क्या होता है, हर रिलेटेड टू ईच एंड एवरी इंडिविजुअल बिजनेस यूनिट। हर बिजनेस पर्सन ये चाहता है कि जो भी उसकी वेल्थ है वो मैक्सिमम वे में वो उसको क्या कर सके, बढ़ा सके। ठीक है, और प्रॉफिट बढ़ने से क्या होगा, इकोनॉमी भी ग्रोथ करेगी, बट वेल्थ अगर बढ़ रही है तो वो सिर्फ और सिर्फ उससे फायदा सिर्फ और सिर्फ उसी इंडिविजुअल बिजनेस एंटरप्राइज को होगा। क्या लिखा हुआ है, profit earning is the main aim of every economic activity. A business being an economic institution must earn profit to cover its cost and provide funds for growth. बिजनेस क्या करता है, प्रॉफिट को क्यों प्रॉफिट अर्न करता है, जिससे वो जो भी कॉस्ट उसकी इनकर हुई है या इन्वॉल्व हुई है या जो उसकी लगी है कॉस्ट, किस लिए लगी है, बिजनेस को सेटअप करने में, उसको वो कवर कर सके और फंड्स को प्रोवाइड कर सके जिससे कि उसकी इकोनॉमी ग्रो कर सके। ठीक है, कोई भी बिजनेस, कोई भी सिंगल बिजनेस सरवाइव नहीं कर सकता है बिना प्रॉफिट अर्निंग के। फाइन,
तो बेसिकली देखा जाए प्रॉफिट ही एक ऐसा है परफॉर्मेंस मेजर है किसी भी बिजनेस एंटरप्राइज के लिए। ये भी लिखा हुआ है कि प्रॉफिट आल्सो सर्व एज अ प्रोटेक्शन अगेंस्ट रिस्क व्हिच कैन नॉट बी एंश्योर्ड। रिस्क की कोई भी श्योरिटी नहीं होती है कि हमें रिस्क ही होगा या रिटर्न ही हमें मिलेगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हो सकता है हमें रिटर्न ही रिटर्न मिले, फायदा ही हो, या हो सकता है हमें सिर्फ रिस्क ही बेयर करना पड़े। तो इसके लिए ये हो सकता है कि हम क्या कर सकते हैं, ओवरऑल जो प्रॉफिट होता है सिर्फ उसकी ही वही ही एक प्रोटेक्शन का मेजर होता है जिससे कि हम रिस्क को क्या कर सके, मेजर कर सके। ठीक है, फीचर्स क्या होते हैं प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के, देख लो। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इज आल्सो कॉल्ड एज कैशिंग पर शेयर मैक्सिमाइजेशन। कैशिंग पर शेयर कहें या कैश पर शेयर कहें, हर एक शेयर को मैक्सिमाइजेशन पे जो हमें कैश मिल रहा होता है वही हमारा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होता है, जो डे टू डे बिजनेस एक्टिविटीज को रन करने में हेल्पफुल होता है। किसी भी बिजनेस कंसर्न का अल्टीमेट एम ही प्रॉफिट को अर्न करना होता है। तो इसके लिए प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ाने के लिए जितने मैक्सिमम पॉसिबल वेज होते हैं, ठीक है, वो हर बिजनेस कंसर्न उसको अप्लाई करता है या इम्प्लीमेंट करता है अपने बिजनेस में। अच्छा, और क्या दे रखा है, प्रॉफिट इज द पैरामीटर ऑफ मेजरिंग द एफिशिएंसी ऑफ द बिजनेस कंसर्न, सो इट शोज द एंटायर पोजीशन ऑफ द बिजनेस। जो भी प्रॉफिट होता है वो, एक मिनट बच्चों रुको, सेकंड सेम मींस बीबीए सेकंड सेम ना? नहीं 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 बेटा 2 मिनट वेट करो जरा, एक वेट। जेनरिक तुम्हारा प्रिंसिपल्स ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस ना, वो बताओ रहमान सर पढ़ा रहे हैं। कोई काम था क्या तुम लोग को ऐड होना? आदर सर से बोल देना, वो कर देना, उनको एक बार इन्फॉर्म कर देना। ओके, नेक्स्ट हमारा क्या है, जो प्रॉफिट है वो बेसिकली होलसेल वही एक हमारा पैरामीटर है जिससे कि हम बिजनेस की एफिशिएंसी को मेजर कर पाए, क्योंकि यही प्रॉफिट होता है, ये हमारे बिजनेस की पूरी क्या करता है, एंटायर पोजीशन को क्लियरली मेंशन करता है। ठीक है, नेक्स्ट है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव्स हेल्प्स टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ द बिजनेस। जो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का एक ऑब्जेक्टिव जो होता है, जो होलसेल ऑब्जेक्टिव या सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव होता है, वो यही होता है कि बिजनेस के रिस्क को कम किया जा सके। ठीक है, किसके थ्रू, भाई सीधी सी बात है, अगर हम ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं दैट मीन्स हमारा जो रिस्क है वो कम हो रहा है। अब नेक्स्ट है हमारा टॉपिक आर्गुमेंट्स इन। अच्छा, ये मत सोचना कि ये सारे टॉपिक्स सिलेबस में दिख नहीं रहे हैं तो ये क्यों पढ़ाए जा रहे हैं। हर टॉपिक आपस में कोरिलेटेड है, सब इंटर रिलेटेड है, सब इंटरलिंक्ड है, इसलिए जानना जरूरी है। आर्गुमेंट्स इन द फेवर ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के फेवर में कुछ बातें भी कही गई हैं, क्या है, पहला है प्रॉफिट इज द टेस्ट ऑफ इकोनॉमिक एफिशिएंसी। अभी पीछे बताया गया था बिजनेस वेंचर की अगर हमें क्लियर पिक्चर देखनी है कि उसकी फाइनेंशियल पोजीशन जाननी है, उसके लिए प्रॉफिट ही सिंगल एक मेजर ऑफ एफिशिएंसी मेजर होता है। तो वैसे ही इकोनॉमिक एफिशिएंसी को टेस्ट करने के लिए प्रॉफिट ही हेल्पफुल होता है। नेक्स्ट क्या है, एफिशिएंट एलोकेशन ऑफ फंड्स। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के थ्रू हम फंड्स का प्रॉपर या इफेक्टिव और एफिशिएंट एलोकेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, सोशल वेलफेयर। अगर इकोनॉमी ग्रो करेगी, ऑब्वियस सी बात है हमारी सोसाइटी भी ग्रो करेगी। ठीक है, तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के थ्रू सोशल वेलफेयर का भी काम किया जाता है। नेक्स्ट, इंटरनल रिसोर्सेज फॉर एक्सपेंशन। इंटरनल रिसोर्सेज फॉर एक्सपेंशन मींस प्रॉफिट को, देखो प्रॉफिट के दो तरीके होते, एक प्रॉफिट को दो तरीके से यूज किया जा सकता है। ठीक है, एक रिटेन्ड अर्निंग्स के फॉर्म में, या रिटेन प्रॉफिट वो होता है जैसे इस फाइनेंशियल ईयर में बिजनेस को में जो भी प्रॉफिट हुआ, बिजनेसमैन ने क्या किया, उसके कुछ परसेंट को अपने पास रिटेन करके रखा और रेस्ट अमाउंट को वापस से बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिया। जो इन्वेस्ट हो गया वो तो पे आउट हो गया। ठीक है,
वापस से लग गया। जो रिटेन करके रखा गया वही हमारा कहलाता है रिटेन प्रॉफिट। यही रिटेन प्रॉफिट यूज किया जाता है बिजनेस के मॉडर्नाइजेशन या एक्सपेंशन में। जो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होता है उससे रिस्क और अनसर्टेनिटी फैक्टर को भी रिड्यूस किया जा सकता है। नेक्स्ट क्या है, मोर, ऐसे बहुत सारे तुम्हें अब मिलेंगे आर्गुमेंट्स लाइक मोर कॉम्पिटिटिव, डिजायर फॉर कंट्रोल्स, बेसिस ऑफ डिसीजन मेकिंग। क्यों? क्योंकि प्रॉफिट ही हर चीज के लिए सोलली रिस्पॉन्सिबल होता है, इसलिए आर्गुमेंट्स भी बहुत हुए हैं प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के फेवर में। अब क्योंकि कोई चीज में अगर फीचर है, उसके इंपॉर्टेंस है, दैट मीन्स उसकी कुछ लिमिटेशंस भी होंगी। क्या क्या लिमिटेशंस हो सकती हैं? पहला है क्वालिटी ऑफ बेनिफिट्स। क्वालिटी ऑफ बेनिफिट्स मीन्स जो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन अप्रोच होती है उसकी लिमिटेशंस क्या होती है कि वो बेनिफिट्स की क्वालिटी की एक लिमिट तक ही वर्क कर सकता है, उसके आगे नहीं। लिखा भी हुआ है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन अप्रोच इग्नोर्स द क्वालिटी एस्पेक्ट्स ऑफ बेनिफिट्स associated with a financial course of action. The quality means the degree of certainty with which benefits are expected. क्वालिटी क्या होती है? वो डिग्री ऑफ सर्टेनिटी होती है जितने तक के बेनिफिट्स को बिजनेस वेंचर एक्सपेक्ट करता है। नेक्स्ट हमें क्या लिमिटेशंस दे रखी है? एम्बिग्यूटी वैग। एम्बिग्यूटी समझते हो? जब बिजनेस वेंचर डिलेमा या दुविधा जिसे कहते हैं, उसमें होता है कि कोई फाइनेंशियल डिसीजन को एक्सेप्ट किया जाए या रिजेक्ट किया जाए। तो जो प्रॉफिट होता है वो बेसिकली उसको हम अगर इंटरप्रेट करना चाहें तो उसको हम कई तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं। लाइक कई लोग रेवेन्यू और प्रॉफिट को एक ही कहते हैं, हालांकि टोटली डिफरेंट है। रेवेन्यू अलग चीज है, प्रॉफिट अलग चीज है। प्रॉफिट के भी कई पार्ट्स होते हैं, लाइक एक होता है पीबीटी, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, एक होता है पीएटी, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। हमें जो प्रॉफिट अर्न हुआ है वो हमने टैक्स पे करने के बाद अर्न किया है या अभी हमने टैक्स नहीं पे किया है, उस प्रॉफिट से हमने शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट उनके डिविडेंड कर दिए हैं नहीं कर दिए हैं, इन सब चीजों पे आके प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की लिमिट हो जाती है। ठीक है। नेक्स्ट क्या है? टाइमिंग एंड वैल्यू ऑफ मनी इग्नोर्ड। जो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का कॉन्सेप्ट होता है वो टाइम वैल्यू ऑफ मनी पर एक डेफिनेट टाइम पीरियड के ऊपर वर्क नहीं करता है। लाइक हमने टाइम वैल्यू ऑफ मनी को एक्सप्लेन किया था, अगर तुम लोगों को याद हो कि प्रेजेंट की क्या होती है? डिस्काउंटिंग होती है, फ्यूचर की कंपाउंडिंग होती है। यही कॉन्सेप्ट हमारा कहलाता है टाइम वैल्यू ऑफ मनी। बट प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इसको इग्नोर करता है। लिखा भी हुआ है, इट इग्नोर्स द डिफरेंस इन टाइम इन रिस्पेक्ट ऑफ बेनिफिट्स in respect of benefits arising from the similar amount of investment. The fact that a rupee received today is more valuable than the rupee received later is ignore this concept. जो हमने टाइम वैल्यू ऑफ कॉन्सेप्ट मनी का कॉन्सेप्ट बताया था वो यही होता है कि रुपी received today is more valuable than the rupee received later. क्यों ऐसा कहा गया है? जो पैसा तुम आज रिसीव कर रहे हो, रुपी रिसीव टुडे इज मोर वैल्यूएबल, वो ज्यादा वैल्यूएबल है किससे? देन द रुपी रिसीव्ड लेटर, जो तुम्हें बाद में मिलेगा। यही तो हम भी कह रहे थे कि अगर तुमने प्रेजेंट में कोई पेमेंट कर दिया तो तुम्हें क्या मिल रहा है? डिस्काउंट मिल रही है, दैट मीन्स तुम्हें फायदा मिल रहा है। बट अगर तुम पेमेंट आज नहीं कर रहे हो, तुम पेमेंट कब कर रहे हो? कब कर रहे हो पेमेंट? कुछ टाइम बाद कर रहे हो, उस केस में जो तुम्हारे बेनिफिट्स थे वो तुम्हें इंटरेस्ट के फॉर्म में एक्स्ट्रा पे करना पड़ रहा है। यही सब कुछ लिमिटेशंस या बाउंड्रीज थी जिनके चलते प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन जिनके आगे काम नहीं कर पाया। नेक्स्ट हमारा दूसरा ऑब्जेक्टिव था वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन अप्रोच हमारी क्या कहती है? ये हमारी प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन से थोड़ी डिफरेंट होती है। इसमें बिजनेस कंसर्न का होल सोल मोटिव क्या होता है कि उसे अपनी वेल्थ को क्या करना है? इंक्रीज करना है। ठीक है। कैसे इंक्रीज कर सकते हैं? जो भी आर्गुमेंट्स दे रखे हैं उनके फेवर में जो ये फॉर्मूला दे रखा है ये अभी तुम लोग नहीं पढ़ो, जब टाइम वैल्यू ऑफ मनी पढ़ाएंगे तब ये फॉर्मूला पढ़ाएंगे। ठीक है। आर्गुमेंट्स क्या दे रखे हैं उस पर ध्यान दो। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन इज सुपीरियर टू द प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन बिकॉज the main aim of the business concerned under this concept is to improve the value or wealth of the shareholder. ठीक है। इसका वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का ओवरऑल एक ही ऑब्जेक्टिव था, वो ये था कि किसी भी हालात में किसी भी तरीके से
यूटिलाइजेशन इस तरीके से होना चाहिए कि जो भी बिजनेस, किसी भी बिजनेस वेंचर में जो भी उसके शेयर होल्डर हैं या स्टेक होल्डर हैं, उनकी वेल्थ को इंक्रीज किया जा सके। ठीक है, ये सारे वो पॉइंट्स थे जो कि वेल्थ मैक्सिमाइजेशन के फेवर में आर्गुमेंट्स दिए गए। नेक्स्ट क्या दे रखा है, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन कंसीडर्स द कंपैरिजन ऑफ द वैल्यू टू कॉस्ट एसोसिएटेड विद द बिजनेस कंसर्न, total value detected from the total cost incurred for the business operations. It provides extract value of the business concern. जो wealth maximization होती है वो कंसीडर करती है जो भी कॉस्ट एसोसिएटेड होती है बिजनेस कंसर्न से, सिर्फ उससे, ठीक है, उसे टोटल वैल्यू जो भी डिटेक्ट होती है टोटल कॉस्ट से बिजनेस वेंचर में जो भी ओवरऑल शॉर्ट में समझो, इसमें लैंग्वेज थोड़ी सी कंफ्यूजन में दे रखा है। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का ओवरऑल मोटिव क्या होता है, जो उसका मेन कंसीडरेशन होता है वो सिर्फ इस पार्ट पर होता है कि जो भी कॉस्ट इनकर हो रही है उस पर ध्यान देना, क्योंकि उस कॉस्ट को हम प्रॉफिट के थ्रू कम करके अपनी वेल्थ को इंप्रूव कर सकते हैं। ठीक है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन रिस्क को कम करने पर जोर देता था। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन किसी भी बिजनेस वेंचर में टाइम और रिस्क दोनों को ही कंसीडर करता है। ठीक है, वेल्थ, और एक और चीज, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन फंड्स के प्रॉपर एलोकेशन को भी, एफिशिएंट एलोकेशन को भी इंप्रूव करता है या प्रोवाइड कराता है। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का एक और काम है वो ये इंश्योर करना कि जो भी काम हो रहा है वो सोशल वेलफेयर या इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी हो रहा है। जैसे कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन में था, एज इट इज वेल्थ मैक्सिमाइजेशन की भी कुछ लिमिटेशंस हैं। क्या क्या लिमिटेशंस है? The objective of wealth maximization is not necessarily socially desirable. इनका पहले भी बताया था, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का काम सोशल वेलफेयर पर है, बट वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का काम सिर्फ और सिर्फ बिजनेस की वेल्थ को या स्टेक होल्डर्स की वेल्थ को, कैपिटल को इंप्रूव करना या इंक्रीज करना है, सोशल वेलफेयर नहीं है। नेक्स्ट क्या है, there is some controversy whether the objective of maximization of wealth is of the firm or stakeholders. If wealth of firm were maximized, it would be benefiting the interest of debenture holder and preference shareholders too. ऐसा कुछ जगह लिमिटेशंस ये भी कही गई कि वेल्थ मैक्सिमाइज, अगर हम वेल्थ को मैक्सिमाइज करने लगेंगे ऐसे केस में जो भी हमारी बिजनेस में डिवेंचर होल्डर या शेयर होल्डर या प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैं उनकी जो कैपिटल है वो इंक्रीज करने लग जाएगी। ऐसे केस में कंट्रोवर्सी ये हो सकती है कि कहीं बिजनेस वेंचर लॉस में तो नहीं है। तो इस पॉइंट पर आके ये पॉइंट बेसिकली वेल्थ मैक्सिमाइजेशन के लिमिटेशंस के तौर पे काम कर रहा था। नेक्स्ट क्या है, कॉर्पोरेट सेक्टर में ओनरशिप और मैनेजमेंट का क्या होता है, ओनरशिप जो होती है और जो मैनेजमेंट होते हैं वो सेपरेट होते हैं। इसलिए सेपरेट कहे जाते हैं क्योंकि जो कंपनी का ओनर होता है वो तो मालिक रहेगा ही रहेगा, बट अगर किसी पर्सन के पास कंपनी के 25% शेयर है तो उसकी उतने परसेंट की ही शेयर होल्डिंग बन जाती है, किस पर, कंपनी पर। ठीक है, ऐसे केस में जो ओनरशिप राइट्स होती है और जो मैनेजमेंट ओनरशिप होती है वो दोनों डिफरेंट होती है। इस केस में वेल्थ मैक्सिमाइजेशन को कहीं ना कहीं एक्सप्लेन कर पाना ये उसकी लिमिटेशंस में आ जाता है। ठीक है, इस तरीके से बहुत सारे लिमिटेशंस हैं। ठीक, नेक्स्ट देखो हमें डिफरेंस दे रखा है प्रॉफिट और वेल्थ मैक्सिमाइजेशन में। क्या डिफरेंस दे रखा है, ध्यान दो। सबसे पहले बात करते हैं डेफिनेशन की। अगर तुम लोगों को क्लियर ना हो तो थोड़ा जूम कर लो, तब दिखेगा। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की डेफिनेशन है, द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इंप्लाइज दैट अ फर्म either produces maximum output for a given input or uses maximum inputs for producing a given output. Thus, it relates to optimizing the input-output relationship of sources to minimize the wasteful cost. Profit maximization क्या कहता है कि फर्म या तो मैक्सिमम आउटपुट प्रोड्यूस करे बाय प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज, या फिर क्या करे, मिनिमम इनपुट से मैक्सिमम आउटपुट प्रोड्यूस कर सके जिससे कि कॉस्ट को कम किया जा सके। बट वेल्थ मैक्सिमाइजेशन के केस में डेफिनेशन डिफरेंट है। वो क्या है, इट मींस मैक्सिमाइजिंग द वेल्थ इन द हैंड्स ऑफ शेयर होल्डर्स बाय वे ऑफ डिविडेंड्स एंड वैल्यू क्रिएशन। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन में हमें कॉस्ट को कम करना है, प्रॉफिट को इंक्रीज करना है। ठीक है, बट वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का मेन डेफिनेशन क्या है कि वेल्थ को मैक्सिमाइज करना है
दो तरीके से, या तो डिविडेंड्स को बढ़ा के, शेयर होल्डर्स की वेल्थ को बढ़ा के, या फिर वैल्यू क्रिएट करके। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का मेन पर्पस क्या होता है? इज टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिटेबिलिटी डिराइव्ड आउट फ्रॉम इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑफ द बिजनेस। प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना या प्रॉफिटेबिलिटी को मैक्सिमाइज करना बाय इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑफ द बिजनेस। बिजनेस में जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रही है उसमें से प्रॉफिटेबिलिटी को निकालना ही हमारा मेन पर्पस होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन में। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का मेन पर्पस क्या होता है? एनहांस द वैल्यू ऑफ द फर्म बाय, कैसे? इंक्रीजिंग द वेल्थ या बाय मैक्सिमाइजिंग द वेल्थ। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का फॉर्मूला क्या हो सकता है? टोटल रेवेन्यू या टोटल रिसीट्स माइनस टोटल कॉस्ट। वही जितना फायदा हुआ उसमें से कॉस्ट को लेस कर दो, वही हमारा प्रॉफिट हो जाता है। वेल्थ क्या होता है? नंबर ऑफ शेयर्स ओन्ड इनटू करंट स्टॉक प्राइस पर शेयर। जितने शेयर आपने ओन कर रखे हैं, मतलब ले रखे हैं, उसको पर शेयर प्राइस से करंट जो शेयर का प्राइस है उससे मल्टीप्लाई कर दो, वो आपकी वेल्थ का कैलकुलेशन हो जाएगा। टाइम स्पैन क्या होता है? एक मिनट रुकना। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का जो टाइम स्पैन होता है वो बहुत ही शॉर्टर होता है यूजुअली या फाइनेंशियल ईयर, बट वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का बहुत ही लंबा टाइम पीरियड होता है। क्यों? क्योंकि हम अपनी वेल्थ को मैक्सिमाइज ड्यूरिंग द होल टाइम स्पैन ऑफ आवर बिजनेस कर सकते हैं। ठीक है। टाइम वैल्यू ऑफ मनी कॉन्सेप्ट की अगर बात करें तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन टाइम वैल्यू ऑफ मनी कॉन्सेप्ट को कंसीडर नहीं करता है, बट वेल्थ मैक्सिमाइजेशन करता है। क्यों? क्योंकि टाइम वैल्यू ऑफ मनी कॉन्सेप्ट यही कहता है रुपी विच इज रिसीव्ड टुडे इज मोर वैल्यूएबल देन द रुपी रिसीव्ड लेटर। ठीक है। इस तरीके से हमारे कुछ डिफरेंसेस थे प्रॉफिट और वेल्थ मैक्सिमाइजेशन के। अब हम बात करते हैं फाइनेंशियल मैनेजर्स की। फाइनेंशियल मैनेजर बेसिकली वो पर्सन होता है जो कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट का काम करता है। ठीक है। क्या क्या फंक्शंस हो सकते हैं फाइनेंशियल मैनेजर की? डिटरमाइनिंग फाइनेंशियल नीड्स। सीधी सी बात है, किसी भी बिजनेस वेंचर में जो भी फंड्स की जरूरत है उसकी नीड्स को क्या करना? आइडेंटिफाई करना है, डिटरमाइन करना फाइनेंशियल मैनेजर का ही काम होता है। लिखा भी हुआ है, फाइनेंशियल मैनेजर इज सपोज्ड टू मीट फाइनेंशियल नीड्स ऑफ द एंटरप्राइज। For this purpose, he should determine financial needs of the concern. Funds are needed to meet promotional expenses, fixed and working capital needs. The requirements of fixed assets is related to types of industry. ठीक है। तो बेसिकली फंड्स बिजनेस वेंचर में या बिजनेस फर्म में जिस भी टाइप के एक्सपेंसेस हैं, कोई भी प्रमोशनल एक्सपेंसेस हो, एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस हो, जो भी वर्किंग कैपिटल की या फिक्स एसेट की नीड हो, इन सारी नीड्स का डिटर्मिनेशन का काम कौन करता है? फाइनेंशियल मैनेजर। नेक्स्ट क्या है? चूजिंग द सोर्सेज ऑफ फंड्स। चूजिंग द सोर्सेज ऑफ फंड्स। अब फंड मैनेजर या फाइनेंशियल मैनेजर का एक काम होता है कि वो ये उसका काम होता है कि वो चूज करे या सेलेक्ट करे कि उसे किस सोर्स ऑफ फंड्स को चूज करना है। उसके पास, फाइनेंशियल मैनेजर के पास बहुत सारे सोर्सेज होते हैं, लाइक वो लोन के थ्रू, क्रेडिट के थ्रू, ओवरड्राफ्ट के थ्रू, हर तरीके से फंड्स को रेज कर सकता है। तो अब ये उस पर डिपेंड करता है वो किस तरीके से फंड्स को रेज करने को सोर्स ऑफ फंड चूज करता है। नेक्स्ट क्या है? फाइनेंशियल एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। फाइनेंशियल मैनेजर का ही एक काम होता है कि वो किस तरीके से अपने बिजनेस फर्म की फाइनेंशियल पोजीशन को क्या करता है? डिटरमाइन करता है या एनालिसिस करता है, उसकी इंटरप्रिटेशन करता है। किसकी हेल्प से हो सकता है? बाय वेरियस रेशियो एनालिसिस। लाइक कौन कौन से रेशियो होते हैं? बोलो बोलो बच्चों। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, एक्टिविटी रेशियो, लिक्विडिटी रेशियो, ये सारे वो रेशियोज होते हैं जो कि जिनकी एनालिसिस करने पर एक ही बार में हम अपने बिजनेस वेंचर की एग्जैक्ट फाइनेंशियल पोजीशन को जान सकते हैं। इसीलिए लिखा है फाइनेंशियल एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। एनालिसिस करना फिर आफ्टर अप्लाइंग रेशियो एनालिसिस उसको इंटरप्रेट करना। नेक्स्ट क्या है? कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस। जितने भी टाइप की कॉस्ट होती है, चाहे वो फिक्स कॉस्ट हो, वेरिएबल कॉस्ट हो, सेमी वेरिएबल कॉस्ट हो, हर टाइप की कॉस्ट की एनालिसिस कौन करता है? फाइनेंशियल मैनेजर ही करता है। कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस पढ़ चुके हो लेकिन भूल चुके होगे तुम लोग। नेक्स्ट क्या है? कैपिटल बजटिंग। कैपिटल बजटिंग बेसिकली प्रोसेस होती है कि हम अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजन को किन किन कैपिटल एक्सपेंडिचर्स में, किन किन हेड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। लिखा भी हुआ है, कैपिटल बजटिंग इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग इन्वेस्टमेंट डिसीजन इन कैपिटल एक्सपेंडिचर्स।
It is an expenditure the benefits of which are expected to be received over a period of time exceeding 1 year. 1 साल से ज्यादा के टाइम पीरियड को एक्सपेक्ट किया जाता है, ठीक है। कैपिटल वेस्टिंग डिसीजन आर वाइटल टू एनी ऑर्गेनाइजेशन. Any unsound investment decision may prove to be fatal for the very existence of the concern. कैपिटल वेस्टिंग डिसीजन बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए. क्यों? क्योंकि इसी से ही किसी भी बिजनेस वेंचर के इन्वेस्टमेंट डिसीजन को बताया जा सकता है. फाइन. तो ये था आज के लिए. रिमाइंडर आ चुका है. क्लास का ऑलमोस्ट टाइम खत्म होने पर है, इसलिए अब हम क्लास वाइंड अप कर रहे हैं. फाइन. ओके. बच्चों एक काम करना,